जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 11 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में बड़े तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो 11 चैप्टर करवाए थे आप लोग जाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा उतना। इससे पहले वाली वीडियोस आप लोग देखते आओगे तो ये चैप्टर आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, देखिए तो हमारा जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है आर्द्रता और वर्षण। आर्द्रता और वर्षण का मतलब ये हो गया कि हमारे जो है वायुमंडल में विद्यमान या वायुमंडल में जो उपस्थित बोल सकते हैं नमी को, है ना, नमी को जो देखते हैं हम बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ जो है नमी हो गई काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हमें ऐसा तो दिखेगा नहीं, नमी दिखती नहीं है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर्द्रता मतलब नमी हो गई और वर्षण मतलब बारिश कैसे होती है। तो वायुमंडल में इन दोनों का जो रोल है बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात समझ में, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर जो है आर्द्रता और वर्षण के बारे में जो है जानने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं कोशिश ये करूंगा कि अब एग्जाम से पहले पहले सारी वीडियोस अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगती है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज में आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँ। आगे बात समझ में, देखिए बहुत से बच्चे वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग करें, क्योंकि आने वाली जो इससे बड़ी लेवल की जो क्लासेज हैं वो भी आप लोग को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है। देखिए जो हमारा ये पहला ही क्वेश्चन है, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के महत्व को समझाएं। तो वैसे तो आर्द्रता का अर्थ क्या हो गया और ये इसमें क्यों दिया गया है ना। देखिए आर्द्रता का बहुत ज्यादा रोल होता है। आर्द्रता मतलब हो गया वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प। जलवाष्प यानी पानी इवापोरेट होता है। देखिए जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पानी ज्यादा इवापोरेट होता है ना। देखा होगा आप लोगों ने, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा जल्दी से जो है क्या कपड़े सूख जाते हैं, है ना, तो ये चीज पता होगा। तो वहां क्या है कि आर्द्रता यानी कि उसमें जलवाष्प की मात्रा, एयर में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा हालांकि अदृश्य रहती है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन यही जो है नमी बनती है। तो बोला जा रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान यानी कि है अदृश्य जलवाष्प मात्रा। अदृश्य जो होती है हमें खुली आंखों से नहीं दिखता, जो जलवाष्प की मात्रा है गैसीय, ये गैस होती है ना, ये कण होते हैं, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, इसी को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता यानी नमी कहा जाता है। आगे वर्षण में, वर्षण तो आपको पता होगा, वर्षण यानी बारिश या वर्षा जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 7 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 7 ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन्हीं को ही अच्छे तरीके जो समझ गया वो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप गारंटी है बना लोगे। आगे बात समझ में, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक एक करके समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के महत्व को समझाएं। यानी कि वायुमंडल में जो जलवाष्प क्या होता है, जो भाप है। ठीक है, विद्यमान मतलब है, तो वायुमंडल में विद्यमान यानी कि है जलवाष्प के महत्व का, यानी इसके जलवाष्प के महत्व को बताना है कि वायुमंडल में इसका क्या महत्व होता है, ड्रॉपलेट्स का या बोल सकते हैं आर्द्रता का, नमी का क्या रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। बारिश सब इसी की वजह से होती है। आ रही है समझ में, देखिए वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प सूर्य ताप, याद रखिएगा सूर्य से पड़ने वाली जो गर्मी है वो सूर्य ताप एवं पार्थिव विकिरण, जो जमीन से उत्पन्न हो रही है गर्मी, सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के महत्वपूर्ण अंश को सोख लेती है। याद रखिएगा जितनी ज्यादा ये क्या होगा, ये क्या करेगी, गर्मी सोखेगी। जलवाष्प क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली गर्मी है और जो पृथ्वी की गर्मी है उसको सोख लेती है अपने अंदर। ठीक है, इस प्रकार यह पृथ्वी के तल से होने वाले ऊष्मा ऊर्जा की क्षति को रोकती है। जो धरती से भी गर्मी इतनी ज्यादा निकलती है उसको भी रोकती है ये नमी। आगे बात समझ में,
ये चीज तो रोकती है और पृथ्वी पर अनुकूलन तापमान बनाए रखने में मदद करती है, यानी बैलेंस बना के रखने में मदद करती है। सूरज से इतनी गर्मी गिर रही है, धरती से इतनी गर्मी निकल रही है, आखिर ये गर्मी जा कहां रही है? तो जो तपन है, ये तपन को कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? ये आर्द्रता जो है, जो नमी है, वो खींच ले रही है उसको। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। क्लियर हो गया इतना? तो आर्द्रता यानी नमी, जो किसी भी जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसको अपनी ओर खींच ले रही है, खत्म कर दे रही है उसको। जब ही हमको ये अनुकूलन प्रभाव बना के रखेगा, जिससे कि हम जी सकते हैं अपनी उस धरती पे। देखिए, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प यानी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है पानी के, जलवाष्प जो भाप है, वो भाप की बात हो रही है यहाँ पे। तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है? इवापोरेशन होता है। देखा होगा आपने, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पानी ज्यादा इवापोरेट होता है, जमीन पर कम होता है पानी, तो ना वहां पे। तो देखा होगा आपने, बारिश कहाँ होती है? बारिश ज्यादातर बारिश जो है कहाँ होती है? समुद्री इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा होता है, और जहां पानी ज्यादा होगा वहां इवापोरेशन ज्यादा होगा। आगे बात समझना, जहां पे पानी ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और ये जो है भूमि इधर तो हटाइए, ये जो समुद्र है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहीं ज्यादा बादल बनेंगे, बादल बनेगा तो यहीं पे जो है क्या होगा? जो है वर्षण होगा, बारिश होगी यहीं पे, है ना। तो बादल वगैरह यहीं बनेंगे, और सूरज, क्योंकि पानी जहां होगा वहां इवापोरेशन ज्यादा होगा। आ रही है समझ में? देखिए, तो बोला जा रहा है वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। एक इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा गुप्त ताप या उसमें संग्रह की हुई ऊर्जा का निर्धारण करती है, जो वायुमंडल में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोला जा रहा है एक इकाई आयतन में वायु की विद्यमान जो है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ परसेंटेज बता देते हैं एक तरीके से, कि एक जो है घन क्यूब में कितनी जो है मात्रा है किसकी? आर्द्रता की, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यही है, तो इसमें कितनी मात्रा है आर्द्रता की, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। कम से कम जो है 0 से 5% या 0 से 4% जो है मात्रा हमारे यहाँ नमी की होती है। आगे बस आर्द्रता इतने, इसमें इतनी मात्रा होगी, ठीक है, एक घन क्यूब में। अभी बताऊंगा उसके बारे में। देखिए, तो किसी स्थान या प्रदेश की वायु, ध्यान सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन यही बोला जा रहा है वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के महत्व का, यानी जलवाष्प जो वायुमंडल में हमारे जलवाष्प की मात्रा है, हमको आंख से दिखती नहीं है लेकिन है, तो उसका महत्व क्या है? तो वही बोल रहे हैं, इसी से क्या क्या होता है। देखिए, किसी स्थान या प्रदेश की वायु, इमेजिन करिए, किसी स्थान या प्रदेश की वायु, हवाएं, वायु में विद्यमान, उसी हवा में विद्यमान है जलवाष्प, यानी कि जल के जो भाप है, वो जलवाष्प की मात्रा वर्षण के लिए, बारिश के लिए उसकी संभावित क्षमता का संकेत देती है। जितनी ज्यादा जो है इवापोरेशन होगा उतना ज्यादा बारिश बनेगा। इतना क्लियर है? जैसे पानी जितना ज्यादा उड़ेगा, इवापोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो क्या होगा? वो बारिश कर देगा, फिर तो वही वर्षण कर देगा। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वह अधिक मात्रा में वर्षण करने में सक्षम होगा। जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, जितना ज्यादा वायु के अंदर जलवाष्प होगा, वो क्या करेगा? उतना ज्यादा क्या करेगा? बारिश फेंकेगा नीचे, और अथवा कम है तो कम मात्रा में ही वर्षण कर सकती है। आगे बस हमने, रेगिस्तानी इलाकों में क्या बारिश होती है? ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होती, कम होती है, बिल्कुल कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां ना तो इवापोरेशन होगा, क्योंकि धूप भले ही तेज पड़े लेकिन सूखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, पानी नहीं है तो इवापोरेशन कहाँ से होगा? जब इवापोरेशन होगा जब ही तो भाप बन के जाएगा, पानी ऊपर जमा होगा, और वही एक टाइम पे जब वो ठंडा हो गया, संघनन हो गया उसका, अभी पढ़ाऊंगा मैं, जब संघनन हो गया तो वो बाद में वर्षण का रूप लेता है फिर। क्यों? ये चीज याद रखिए। देखिए, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा फसलों पर अनुकूल प्रभाव डालती है। भाई जलवाष्प होगा जभी तो फसलें अच्छी भरपूर मात्रा में उगेंगी, नमी रहेगी तभी तो अच्छा फसल उगेगा। वरना इसके विपरीत अगर अलग हट के देखें, गर्म और शुष्क वायु, गर्म और बिल्कुल गर्म हवा, सूखी हवा क्या करेगी? फसलों को क्षति पहुंचा देती है, फसलों को नुकसान पहुंचा देती है, जैसा कि उत्तरी पश्चिमी भाग में की रबी की फसल को होता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में देखा जाता है, तो वहां पे क्या है कि फसल जैसे गेहूं वगैरह हो गया, इन सब में ये उगती है, रबी फसलें कहा जाता है इनको। तो ये बता रखा है, जहां पर ये बोला इन्होंने, जहां पर इवापोरेशन होगा वहां वर्षा ज्यादा होगी,
और दूसरी बात यहाँ पर ये बोला गया है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा फसलों पर यानी कि अनुकूलन प्रभाव डालती है, यानी अच्छा प्रभाव डालती है। जहाँ नमी होगी, जहाँ जलवाष्प होगा, वो पौधे पेड़ पौधे उतना सोखेंगे उसको और अच्छे से वो अपना जो है वृद्धि कर पाएंगे। सूखी गर्म हवा चल रही है तो पौधे वगैरह नहीं उसको वो कर पाते हैं, है ना। देखिए उसके बाद है शुष्क वायु यानी गर्म हवा, सूखी हवा। शुष्क वायु हमारे शरीर की त्वचा को शुष्क या कड़ा बना देती है। गर्म हवा क्या है, हमारी त्वचा को बिल्कुल वो कड़ा बना देगी, गर्म बना देगी, मतलब वो बेकार कर देती है, नहीं फट जाता है, स्किन फटने लग जाती है। यही कारण है कि हम लोग कड़ाके की शीत ऋतु और देखिए ठंडी, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण है तो क्या उस ठंडे वातावरण में इवापोरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाता। तो ठंडियों में देखा होगा आप लोगों ने ज़्यादा आपकी स्किन वगैरह फटती है। गर्मियों में हमें उतनी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको पता होगा गर्मियों में क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर में नमी रहती है और हवा में भी नमी रहती है, वो हमारी बॉडी की जो है घींचती रहती है, पसीना आता है, पसीना सूखता है, ये चीज़। अब ठंडियों में क्या होता है, पसीना ही नहीं निकलता, तो वो क्या होगा, स्किन फटने लग जाती है, उसमें रूखा रूखा होठ वगैरह ठंडियों में देखा हो फटने लग जाता है, नमी खत्म हो जाती है बिल्कुल। इसीलिए बोला जाता है हम लोग कड़ाके की शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतुओं में, गर्म ऋतुओं में अपने चेहरे की त्वचा की सुरक्षा के लिए जो है विभिन्न प्रकार की क्रीमों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के महत्व को समझाएं। तो जलवाष्प क्या है, जो इवापोरेशन है, जो भाप बन रहा है पानी से, उसका क्या महत्व होता है, तो इन्हीं से ही वर्षण होता है, इन्हीं से ही जो है, यही हमारे जो ये होते हैं, इसी जलवाष्प जो होता है, भाप जो होता है, वही जाकर जो है पूरे वायुमंडल में, वातावरण में मिल जाता है। और ये हमें किससे रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, सूर्य की जो पड़ने वाली गर्मी है उससे भी रक्षा करेगा, और जमीन से जो निकलने वाली पार्थिव विकिरण है और वो सूर्य विकिरण से हमको जो है बचाएगा। आगे असल में ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि पृथ्वी के जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जो इसको पृथ्वी की जो बीच की रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है, ये तो सबको पता होगा। और यहाँ सूर्य की जो सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो कहाँ, कौन से हिस्से पड़ेगी पृथ्वी के, इस पे नहीं ना, इस पे नहीं ना, इसलिए यहाँ बर्फ जमी होती है, इस पे पड़ेगी। तो जहाँ ज्यादा धूप होगी वहां ज्यादा गर्मी होगी और वहीं ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होगी, और यहीं ज्यादा बारिश होगी। यानी अफ्रीका वगैरह में आपने देखा होगा, यहीं पर जहां ज्यादा धूप पड़ रही है वहां समुद्री इलाकों में क्या होगा, बहुत ज्यादा इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो हर दिन वहां पे बारिश होगी। 2 बजे के आसपास पर डे इन जो विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं, जो महाद्वीप पड़ते हैं, जो देश पड़ते हैं, उनमें हर दिन बारिश होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है। वहां उमस होगी तो उतनी बारिश होगी, उमस होगी फिर उतनी बारिश होगी। ये चीज याद रखें। देखा होगा आप लोगों ने, जिस दिन ज्यादा उमस होती है, देखिए इतना डीप समझाने का मतलब बस यही है कि आप लोग को जो है बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, जब समझ जाओगे बना के भी लिख दोगे। तो देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादा गर्मी जब पड़ने लग जाती है, बिल्कुल गर्मी पड़ने लग जाती है, तो वहां पर फिर होती है बारिश दबा के। ज्यादा धूप पड़ी, गर्मी पड़ेगी, इवापोरेट होगा पानी, फिर बरसने लग जाएगा। ये चीज, ये होता है आर्द्रता, नमी। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर सारी चीजें इस वाली जगह पे बिल्कुल हरी भरी होंगी, हाँ गिली गिली होंगी, है ना, गिली गिली छू। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण क्या है। ध्यान सुनिएगा, वाष्पीकरण, इवापोरेशन क्या है, इन कारकों के बारे में बताइए जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि ऐसे कुछ कारक बताने हैं, ऐसे कुछ कारक बताने हैं जिसकी वजह से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, ऐसे कुछ कारक बताने। तो वाष्पीकरण क्या है, जो सूर्य की रोशनी पड़ी पानी पे, और पानी जो है जमीन पर, उससे क्या हुआ, वो मतलब जो है उसकी नमी को खींच रहा है अपनी ओर, है ना, यानी इवापोरेट हो रहा है, वो पानी वाष्पित हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ठीक है, वाष्पीकरण बोला जाता है उसको। देखिए जरा, तो क्या क्या चीजें आ रही है, वाष्पीकरण क्या है पहले वो जान लीजिए। देखिए इवापोरेशन बोलते हैं जिसको हम, देखिए भाप बन के पानी जो उड़ता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। पानी थोड़ी ना उड़ रहा है, वो गैस बन गई। पानी देखा होगा, आप एक गिलास पानी भर के गर्मियों में छत पे रख दो, वो शाम तक देखो पूरा पानी खत्म हो जाएगा। कहाँ गया वो पानी, भूत आके पी गया था, नहीं ना,
तो उसको क्या करा जाएगा, वो ऐसे उड़ जाएगा हवा में। क्यों, देखिए, तो इसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, वाष्पीकरण कहलाता है यही। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कुछ निम्नलिखित है, जैसे जल की उपलब्धता, जहां ज्यादा पानी होगा वहां ज्यादा इवोपरेशन होगा। क्या इस जमीन पर ज्यादा इवोपरेशन होगा? नहीं, यहाँ पानी कम है। क्या यहाँ समुद्र में ज्यादा इवोपरेशन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी अधिक है। पानी अधिक होगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा, और बादल बन के ये जो है ढिंचक बन जाएगा, बरस देगा आपके ऊपर, फिर बनेगा, फिर बरसेगा, फिर बनेगा, तो ऐसे भाप बन के उड़ेगा, फिर ये भाप बन के, थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए, तो जल की उपलब्धता, तो यह स्थल भागों की अपेक्षा, स्थल यानी जमीन भागों की अपेक्षा बोला जा रहा है जल भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जल में ही वाष्पीकरण ज्यादा होता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। यही कारण है कि वाष्पीकरण महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होता है। महाद्वीपों की तुलना में यानी जमीनों की तुलना पे ज्यादा समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर वाष्पीकरण होता है, वहीं ज्यादा बारिश होती है। देखा होगा समुद्री इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। आगे बात समझ में, देखिए, तो ये चीज है। तापमान से भी इसमें देखा जाता है वाष्पीकरण प्रभावित होता है। जहां ज्यादा तापमान वहां ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जहां कम तापमान, देखा होगा ज्यादा जहां पे बर्फ वगैरह पड़ती है वहां बारिश पड़ती है क्या? नहीं। तो ये चीज है। हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में, मान लीजिए एक तरफ गर्म वायु है, इधर गरम हवा है, और एक तरफ ठंडी हवा है, तो गर्म वायु की तुलना में जो है गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकता है। गर्म हवा ही तो नमी खींचेगी। क्यों? देखा होगा आप लोगों ने, जैसे गर्म हवा चल रही है तो उस टाइम हमें पसीना होगा, और पसीना ही क्या करेगा, वो सोख लेगा, फिर है ना, वही ठंडा ठंडा लगने लगेगा। जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है, देखिए अधिक होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर जब हाई होगा तो गर्मी बढ़ेगी। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। आगे का समझ में, और जहां एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 20 डिग्री मान लो, तो यहाँ सर्दी होगी और कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे 0 तक पहुंचेगा ना, ये तो 0 पे तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो वही बोला जा रहा है कि अतः जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है, यानी गर्मी अधिक होगा तो गर्मी होगी, और तापमान कम होता है तो ठंडी होती है। देखा होगा हमने एसी में क्या करते हैं, जो है कम टेम्परेचर करते जाते 0 पर ले आओ, 0 तक तो होता नहीं है वैसे, उससे कम मतलब जैसे 15, 15, 16 वाला ले आओ तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा फेंकने लग जाता है ना। तो तापमान देखिए क्या बोला गया, जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है वह अपने अंदर कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यानी कि जब ज्यादा गर्म हवा रहेगी, ज्यादा गर्मी रहेगी, तो नमी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इवापोरेशन वहां उतना ज्यादा होगा। यही कारण है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी कि ठंडियों से ज्यादा गर्मी में वाष्पीकरण होता है। ठंडी में कपड़ा डाल दो रेलिंग पे, वो सूखेगा ही नहीं जल्दी, और गर्मी में डाल दो 1 घंटे में ही सूख जाएगा, क्योंकि वो गर्म हवा बहती हुई है, उसमें गर्म हवा के अंदर क्या है, नमी नहीं थी, वो क्या करेगा, नमी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले आएगा। और ठंडी हवा में नमी रहती है, वो नमी पहले ही सही है, मैं कहाँ ले जाऊंगी नमी, तो वो छोड़ देती है ऐसी, तो गीले के गीले रह जाएंगे, है ना। गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। तो ये तापमान भी एक तरीके से प्रभावित करता है इसको। तीसरा है वायु की नमी। अगर वायु में नमी है तो क्या होगा, देखिए जरा, ये भी इसको क्या करेगा, टारगेट कर देगा। कैसे? बोला जा रहा है कि वायु की नमी, यदि वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से पहले से ही उसके अंदर नमी है, पहले से ही उसने एब्जॉर्ब करके रखा है। अब 5 रोटी आपको खिला दिया, कोई बोलेगा भाई 6 और खा लो, नहीं खा पाओगे ना। तो वही चीज बोला गया है कि यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी, वहां आंसर भी देखना, यदि किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, यानी कि अपने पास ऑलरेडी वो जमा के रखा हुआ जलवाष्प को, भाप को, तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर पाएगा, यानी कम ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, ऑलरेडी उसके पास उतना है। इसके विपरीत जरा अलग हटके देखो, यदि सापेक्ष आर्द्रता कम है, यानी उसके पास नमी कम है, तो अधिक मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकता है। जब यहाँ पर उसके पास कम नमी होगी, कम जो है सापेक्ष आर्द्रता कम है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा ज्यादा बटोर लूं, ऑलरेडी पेट फुल है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, तो वो कम मात्रा में नमी खींच पाएगा। सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता कम है,
समझना इसको क्या बोल रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन में नहीं आना। बोला गया है सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, जैसे मान लीजिए वो इस पे ऑलरेडी इतना सारा पेट भरा हुआ है उसका, तो वो कम नमी एब्जॉर्ब करेगा, और पेट खाली है यानी कि सापेक्ष आर्द्रता कम है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास बटोर सकता है। तो समझ में आ गया होगा ये चीज है। तो बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण अधिक तेज हो जाता है, गर्मियों में ज्यादा वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है। वायु की शुष्कता भी वाष्पीकरण की दर को तेज कर देती है। गर्म हवा रहेगी, गर्म हवा क्या करेगी, गर्म हवा में हल्की हो जाती है गर्म हवा, और वो नमी को खींचने की कोशिश करेगी, तो गर्मियों में जल्दी कपड़े सोख लेती है। कपड़े क्यों सोखेगा, पानी सोख लेता है उसका। तो वर्षा वाले दिनों में, बारिश वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। बारिश वाले दिनों में क्या कपड़े सूख जाते हैं, नहीं, क्योंकि बारिश वाले दिनों में नमी लेकर वो आया है, सापेक्ष आर्द्रता पहले से फुलफिल है, पेट भरा हुआ है, तो और नमी लेगा नहीं। गर्मियों में उसके अंदर जो है सापेक्ष आर्द्रता पूरी होती नहीं है, उसमें कम जो वो गर्म हवा रहेगी, वो नमी कम रहती है उसमें। जब नमी कम रहेगी तो वो नमी खींचने की कोशिश करेगा आगे। बस तो वायु के अंदर भी नमी मैटर करती है, किसको बटोरने में, वाष्पीकरण को बटोरने में। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है पवन। पवन यानी हवा। कैसे, हवा भी वाष्पीकरण की दर को, वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन, है ना, पानी ऊपर जा रहा है भाप बन के, हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है, ध्यान सुनिएगा, वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, कहां समझाऊं। देखिए अगर मैंने बोला कि ये जो आपका समुद्र है, तो ये जो है यहां समुद्र है, मान लीजिए, क्या बोला जा रहा है, देखिए अब हवा बहते हुए आई, बहते हुए आई, बहते हुए आई, हवा आ रही है, ये हवा है, ठीक है, हवा आ रही है, ये जमीन है, आपका ही समुद्र है। मान लीजिए क्या बोला जा रहा है, हवा की वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। हवा भी क्या करती है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। कैसे, जरा ध्यान सुनिएगा। बोला गया यदि वायु शांत है, वायु शांत है, यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे हवा चल रही है, तो क्या यहाँ की जो वो कण है, ड्रॉपलेट्स हैं, इवापोरेशन हो रहा है, क्या वो आगे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो यहीं पर बना रहेगा। दिख रहा है सबको, हाँ, यहीं पर बना रहेगा वो, अरे बस यहीं पे बना रहेगा सारा, हवा यहीं है, शांत है हवा, तो सारा ड्रॉपलेट्स यहीं पे बना रहेगा, नमी यहीं बनी रहेगी, ये आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है संतृप्त हो गया। संतृप्त मतलब फुलफिल हो गया, फुल हो गया वो, है ना, उसका पेट फुल हो गया। हवा ने क्या करा, वहां उसका पेट फुल हो गया। देखिए क्या बोला गया, अब लाइन पढ़ रहा हूं, आप लोग यहां देखिएगा, ठीक है। देखिए तो यदि वायु शांत है, हवा आई, वायु शांत है, तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाएगी। यानी कि इसमें ऑलरेडी ये क्या करा, स्टोर करके रख लिया, अब हवा तो आगे बढ़ नहीं रही, यहीं पे पड़ी हुई है, संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त मतलब फुलफिल हो जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर, वायु संतृप्त हो गया, फुलफिल हो गया, तो वाष्पीकरण रुक जाएगा, वाष्पीकरण होगा ही नहीं। ये ऑलरेडी पेट फुल है तो कितना ठूस लेगा, तो वाष्पीकरण यहीं रुक जाएगा और ज्यादा इसको सोखने नहीं देगा। यदि वायु गतिशील है, यानी हवा यहां से बह गई आगे, तो क्या होगा, वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है। यानी संतृप्त वायु जिसका पेट भरा था, बोलेगा लात मार के चल भाग, तो ये आगे आ जाएगा, फिर ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये इवापोरेशन फिर से धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा, नमी फिर बनना शुरू हो जाएगी। देखिए तो बोला जा रहा है उसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है। इसने आर्द्रता पूरी कर ली थी अपनी, लेकिन अब जब ये गतिशील हो गई हवा, यहाँ से ये बहती गई, इसको ढकेल के यहाँ नई हवा आ गई, तो वो खाली थी तो फिर भरना शुरू कर दी, तो इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाती है। और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त पवन द्वारा हटाई जाती है रहती है। यानी कि फिर एक बार फुल हो गई तो फिर अटक जाएगी, फिर आएगी हवा, उसको भगा देगी, फिर इसमें भी इवापोरेशन हो जाएगा। इवापोरेशन होगा तो पानी ऊपर जाएगा भाप बन के, पानी ऊपर जाएगा भाप बन के, तो वो ऊपर बादल बनेगा, बादल बनेगा तो थोड़े टाइम बाद ये संघनन, जब ठंडा हो जाएगा, तो संघनन मतलब होता है ठंडा हो जाना, जब संघनन हो जाएगा तो ये बारिश बन के फिर पड़ जाएगा, फिर इवापोरेशन होगा, फिर हिरण बन जाएगी, फिर जो है नाच उठेगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आ जाएगा एक बादलों का आवरण।
बादलों का आवरण भी जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। कैसे, देखिए मेघाच्छादन मतलब होता है बादल का घिर जाना, और सौर विकिरण, याद रखिएगा बादल है, बादल नीचे होते हैं ना, सूरज की किरणें आ रही है, बादल ने क्या करा, सारा वो ले लिया, क्या नाम है, सूरज की किरणों को सोख ले रही है वो, और सौर विकिरण में अवरोध डालती है और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित कर देती है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। मान लीजिए ये पानी है, समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र का पानी है, यहाँ सूरज है और यहाँ बादल बने हुए, बहुत सारे बादल बने हुए हैं। ये क्या करेगी, इसकी किरणों को रोक लेगी। अगर बादल नहीं होते तो डायरेक्ट पानी पर पड़ता और वाष्पीकरण होता, फिर बारिश होती। अगर बादल बन गया तो कुछ समय के लिए रुक जाएगा और वही बादल धीरे धीरे जब ठंडा पड़ जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वर्षा होनी हैवी हो जाएगा जब ना, तो बरस जाता है वो, है ना। जब ज्यादा हो गया तो बरस जाएगा। देखा, जब ज्यादा पेट भर जाता है तो हमको खाने का मन नहीं करता, हम सोचते हैं उसको, मतलब जो भी समझ जाओ। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब बादल ज्यादा बन जाएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, वो वापस ऊपर रहेगा नहीं, वो बरस जाएगा नीचे, धड़ 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 धड़। इसलिए बोला जाता है किसी को इतना ज्यादा गुस्सा मत दिला दो कि वो बरस जाए, है ना। तो इसको ज्यादा अगर हो जाएगा, बरस जाएगा, फिर वो चंपा बन जाएगा। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो सारा मेरे खोपड़ी से ही मिट गया। देखिए संघनन है ये। अब मैं बताऊंगा आपको संघनन क्या होता है, ठीक है। देखिए संघनन की प्रक्रिया और इसके रूपों को समझाइए। संघनन की प्रक्रिया और इसके रूपों को समझाइए। तो संघनन की प्रक्रिया होती क्या है, संघनन क्या होता है, मैंने बीच बीच में बताया था, लेकिन अब दोबारा जानते हैं इसको। देखिए संघनन क्या होता है। देखिए संघनन वायु का, देखिए संघनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, पूरा समुद्र ही समुद्र हो गया हमारे यहाँ। देखिए तो बोला जा रहा है कि संघनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वायु का तापमान दो स्थितियों में कम होता है। एक तो तब जब स्वतंत्र रूप से बहती वायु किसी ठंडी वायु और ठंडी वस्तु की ओर उठती है। संघनन धुआं, नमक या धूल कणों के चारों ओर घूमता है, क्योंकि ये कण जलवाष्प को अपने चारों ओर संघनित होने के लिए आकर्षित करते हैं। संघनित मतलब किसी चीज को ठंडा कर देना, यानी कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो अपनी ओर खींचती है और बादल बनाने में मदद करती है। जैसे बोला जा रहा है कि इसमें, हाँ, क्योंकि ये कण जलवाष्प को, ये धूल कण हो गया, नमक के कण हो गए जो घूमते रहते हैं ना, ये नमी को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये कण जलवाष्प को अपने चारों ओर संघनित होने के लिए आकर्षित करते रहते हैं, इन कणों को आर्द्रता ग्राही जो है कहते हैं। यही जो कण है ना जिन्होंने नमी को अपनी ओर खींच लिया, इसी को बोला जाता है आर्द्रता ग्राही केंद्र, यानी इन्होंने नमी को खींच लिया अपनी ओर। जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि वो ऑलरेडी अपने पास इतना सारा रखा हुआ है, तो थोड़ी सी ठंडी होने पर ही तापमान उष्मांक से नीचे आ जाता है। ऑलरेडी किसी हवा में इतनी ज़्यादा नमी है और वो नमी जब उष्मांक बिंदु से नीचे आती है, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो क्या करने लग जाती है, ये उष्मांक से नीचे आ जाती है। लेकिन जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता कम होती है, यानी कि उसने कम सोखा हुआ होता है, तब वायु का तापमान अधिक होता है। यानी कि देखिए सापेक्ष आर्द्रता कम है, यानी कि उसके पास जो है अभी वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी गर्म हवा हो गई, तो गर्म हवा जहाँ रहेगी वो क्या करेगी, तापमान को, देखिए बोला गया। लेकिन जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता कम है, यानी कि वो अपनी ओर खींच सकती है अभी और, तो वायु का तापमान अधिक होता है, वहाँ पे गर्म होता है, तो वायु के तापमान को उष्मांक से नीचे अधिक ठंडा होने पर ही लाया जा सकता है। यानी कि संघनन क्या हो गई, एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जो नीचे से किसी चीज को ऊपर ले जाकर ठंडा कर दे रही है, फिर वो जाकर बरस रही है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, संघनन। इस प्रकार संघनन की गति व मात्रा वायु की सापेक्ष आर्द्रता व उसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करती है। ठंडा हो रही है, ठंडा हो गया तो वो जो है बरसना शुरू कर देगा। उष्मांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री तक पहुंच जाती है तब, यानी जब वो चीज ओस बनने पर उतारू
हो जाए। देखा होगा गर्मियों में ओस पड़ती है, गर्मियों में ओस पड़ती है ज़्यादा, ठंडियों में पड़ती है। तो सर्दियों में ओस पड़ती है क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है और वो वहाँ गर्म नहीं होता, तो गर्म नहीं होता तो वो एक ही जगह बना रहता है, यानी गर्म होगा तो वो हवा ऊपर उठेगी, लेकिन जब गर्मी नहीं पड़ रही है तो हवा यहीं रुक जाएगी। अब जब रुक जाएगी तो कुहासा, कोहरा या ऐसा चीज़ बन जाएगा। ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। देखिए जरा संघनन के रूप क्या होते हैं, तो देखिए ध्यान सुनिएगा। संघनन दो परिस्थितियों में होता है, यानी एक प्रक्रिया होती है। प्रथम, जब उषांक हिमांक बिंदु से यानी कि 0 डिग्री से कम होता है, जब 0 डिग्री से कम होगा तो बर्फ जमेगी, याद रखिएगा। तो 0 डिग्री से कम होता है, तथा दूसरी स्थिति होती है तब जब हिमांक बिंदु से अधिक होता है, यानी कि हिमांक बिंदु 0 डिग्री और वो उससे ऊपर हुआ तो गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार संघनन के रूपों के 2 वर्गों में रखा गया। जैसे पहला, उषांक के हिमांक, ओस जो उठी है, जो भाप इवापोरेशन हुआ है, उसमें क्या होगा याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि उषांक के हिमांक बिंदु से नीचे तापमान होने पर बनते हैं, जैसे पाला। जब मान लीजिए कि 0 डिग्री से भी नीचे कोई चीज बन गई है तो वहां बर्फ जमना शुरू होगी। याद देखिए पहाड़ों पर क्यों बर्फ जम जाती है, तो क्योंकि वहां पर क्या मिलेगा, आप वहां पर काफी ज्यादा 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो वही बोला, उषांक के हिमांक बिंदु से नीचे तापमान होने पर वहां पाला बनेगा, हिम और जैसे बर्फ वगैरह पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है ये पाला वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा और कुछ प्रकार के बादल उषांक के हिमांक बिंदु से ऊंचे तापमान पर बनते हैं। क्योंकि कोहरा, ओस, कुहासा ये सब क्या होता है, ये सब एक भाप जैसा लगता है हमें, इसमें कोई बर्फ नहीं जमती है, क्योंकि ये उषांक हिमांक बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहते हैं। ये सब नीचे रहेगा, बर्फ जम जाएगी, पाला ओला पड़ेगा, ओला गिरेगा ऊपर से, और जब 0 डिग्री से ऊपर ही रहेगा तो उतना तापमान ही रहेगा, तो कुहासा वगैरह ये सब बन जाएगा। देखा होगा ठंडियों में जैसे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है ना, कोहरा बड़ा खतरनाक होता है कुहासा से। या देखें कोहरा जब पड़ा रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और कुहासा रहता है तो जैसे 6 बजे 5 बजे उठो, सर्दियों में बहुत ज्यादा कोहरा रहता है, कुछ नहीं दिखता, और थोड़े टाइम बाद देखोगे तो वही 10 बजे के बाद बिल्कुल छट जाएगा, बस दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखने लग जाएगा, वो कुहासा होता है। आगे बस खतरनाक क्या होता है, कोहरा। तो जब इतना ज्यादा तापमान नहीं है, मान लीजिए अब यही 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान चले जाए, वही जो आप ऊपर देख रहे हैं वही बर्फ बन के नीचे चिपक जाएगा, सारी हर चीज में बर्फ जम जाएगी, है ना, वही चीज। देखिए तो संघनन के रूपों को स्थान के आकार, स्नान बोला जा रहा है, स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धरातल पर या प्राकृतिक पदार्थों पर, जैसे प्राकृतिक पदार्थों जैसे घास व पेड़ पौधों की पत्तियों पर, भूतल के पास वाली, जो जमीन के पास जो चीजें हैं, भूतल वाली के पास वाली वायु में, अथवा शोभ मंडल में कुछ ऊंचाइयों पर। जैसे क्या आपको देखने को मिलता है, पहले ओस देखने को मिलता है। ओस क्या होता है देखिए जरा, जब वायुमंडल नमी संघनित होकर, जब वायुमंडल क्या है, नमी सोख लेगी सारा, और जब नमी सोख लेगी और संघनित हो जाएगा यानी एक हो जाएगा, तो वहां जल बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों के ठंडे धरातल जैसे घास, पेड़ पौधों की पत्तियों तथा पत्थरों पर जमा हो जाती है। देखा होगा ओस आपने, ओस क्या होती है, ओस की बूंदें होती हैं, जैसे शीशे वगैरह पर देखा होगा आपने, ओस जम जाती है, तो वो चीजें। तो ये क्या है, उतना ज्यादा लेकिन ठोस नहीं बना, बर्फ थोड़ी ना बन गया। और ओस के रूप में संघनन तब होता है जब आकाश साफ हो, हवा ना चल रही हो और ठंडी रातों में वायु सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो, यानी उसके पास फुलफिल हो, वो और ज्यादा नमी इकट्ठी नहीं कर सकती है, अपनी ओर नहीं खींच सकती, तो नमी आपको दिख जाएगी। फिर गर्मियों में क्यों ओस नहीं दिखता, क्योंकि वो हवा इतनी गर्म होती है, सारा खींच लेती है नमी को, ओस नहीं है। ठंडियों में ऑलरेडी हवा ठंडी है, हर चीज ठंडा है, तो वहां पे ओस बनेगा तो वो दिखेगा हमें, ये चीज याद रखेगा। इन दशाओं में पार्थिव विकिरण, जो जमीन से निकलने वाली गर्मी है, अधिक तीव्रता से होता है और ठोस पदार्थ इतने ठंडे हो जाते हैं, यानी पार्थिव विकिरण उस टाइम ठंडा रहता है, जमीन भी ठंडी रहती है, जमीन भी ठंडी, ऊपर से भी ठंडा प्रभाव पड़ रहा है उस पर, तो वहां क्या हो जाएगा, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु का तापमान उषांक से भी नीचे गिर जाता है, फलस्वरूप वायु की अतिरिक्त आर्द्रता इन पदार्थों पर जल बिंदुओं के रूप में जमा हो जाती है। ओस तब बनती है जब उषांक हिमांक से अधिक होता है। याद रखिएगा, जब हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर रहेगा तो ओस वगैरह बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे गिर गया तो वही ओस क्या बन जाएगी, अब बर्फ बन जाएगी।
तो वही बोला जा रहा है, ओस बनने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है जब रेफ्रिजरेटर में रखी पानी की बोतल से एक गिलास पानी डालने से गिलास की बाहरी ठंडी सतह उसके पास की वायु के तापमान को ओसांक से नीचे गिरा देती है, जिससे वायु की अतिरिक्त नमी गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तो देखो आप जब बूंदों को देखोगे तो वो क्या कहलाती है, ओस कहलाती है, ठीक है। पर पाला क्या होता है, पाला, ओस तो आपको समझ में आ गया होगा, पाला क्या होता है, ओए पाला, पाला देखो पाला क्या होता है, ऊपर बताई गई परिस्थितियों में जब, अभी जो मैंने ऊपर बताया ओस को ही लेकर चलना तभी पाला बनेगा, ओस की बात कर रहे हैं, ऊपर बताई गई परिस्थिति में जब ओशांक हिमांक बिंदु से नीचे आ जाएगा, यानी 0 डिग्री से नीचे आ जाएगा, तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अतिरिक्त सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, यही ओस बर्फ बन जाएगी और इसे पाला कहा जाएगा। इस प्रक्रिया में वायु की नमी प्रत्यक्ष रूप से बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाएगी और संघनन का यह रूप, संघनन यानी ठंडा करने का प्रक्रिया ना, संघनन का यह रूप खेतों में खड़ी फसल जैसे आलू, मटर, अरहर और चना आदि के लिए हानिकारक होता है। यही ओस जमी हुई थी और अब और ज्यादा ठंडी पड़ गई, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे चला गया, यही ओस बर्फ बन जाएगी और जब यही फसलों पर पड़ जाएगी तो बर्फ फसलों को नष्ट कर देती है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, खेतों में पानी भर के रख देते हैं ताकि जो है बर्फ वगैरह ना जम पाए, ये चीज है। यह सड़क यातायात के लिए भी कठिनाई पैदा करती है, सड़क पे भी बर्फ जम गई तो ये बड़ा हो जाए कठिन। तो हिमांक बिंदु से जब नीचे चला जाएगा सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, तो वहां बर्फ जम जाएगी, वही कोहरा बर्फ बन जाएगा, वही बन जाएगा पाला। तो पाला से बच के रहो, ठीक है। चलो उसके बाद आता है धुंध और कोहरा क्या होता है। कोहरा बड़ा खतरनाक है ना। ओस तो मैंने बता दिया पानी की बूंदे हो गई वो, और पाला बता दिया उसी पानी को, वही बूंदे जो ठंडी पड़ गई ज्यादा तो वही बर्फ बन जाएंगी। अब इसमें पाला क्या होता है, सॉरी पाला बता दिया, और धुंध या कोहरा क्या होता है, बड़ा खतरनाक होता है कोहरा। जब संघनन पृथ्वी तल के निकट ही वायु में छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है, मान लीजिए धरातल के, धरती से निकट ही क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर हमको दूर दूर तक देखने को मिलेगा कि जब वहां संघनन होता है तो वहां क्या है, ये जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, नमी होती है, देखा होगा। कहीं उसमें बाइक चला दो, कोहरे में बाइक चलाओ, कोहरे में बाइक चलाओगे थोड़ी देर बाद देखो पानी पानी पूरा टपक रहा है, ये पानी में नहा के और मीठे हो गए तुम। मीठे कैसे, नमकीन तो समुद्र में नहा के होते हैं, ये पानी बड़ा वैसा होगा। ये जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं और तो इन्हें धुंध कहते हैं। और धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक, बहुत अच्छा मुद्दा है, इसे धुंध कहते हैं। धुंध क्या होता है, धुंध में दृश्यता यानी देखने की शक्ति 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होती है, यानी 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं। लेकिन जब दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, यानी कि आपको पास का भी नहीं दिख रहा ना, तो वो क्या बन जाएगा, कोहरा बन जाएगा। तो धुंध यानी कि आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन कोहरा आपको आजू बाजू वाली भी, सॉरी वाले भी नहीं दिख रहे होंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो संघनन का यह रूप कोहरा कहलाता है। ये संघनन हुआ और इसी को हमने क्या कह दिया, कोहरा कह दिया। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आ रहा है धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या है, तो धूम कोहरा एक विशेष प्रकार का कोहरा है जो धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुओं और द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। और धूम कोहरा बड़े बड़े नगरों, औद्योगिक नगरों, कोहरा हुआ लेकिन उसमें पूरी मिट्टी, धुआं, धूल ये सब भर गया तो धूम कोहरा हो गया। क्लियर हो गया ना, ये चीज याद रखिएगा। बादल कैसे बन रहा है, तो वायुमंडल में तैरते हुए हम जल बिंदुओं, बर्फ के कणों अथवा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ दोनों के मिश्रण झुंड को बादल कहते हैं। बादल के अंदर आपको धूल भी मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, एसिडिक रेन होता है। तो बादल में धूल, मिट्टी और आपको ये जो जलवाष्प है सारा इकट्ठा होकर जब बन गया ना, तो उसको कहा जाता है बादल। एक बादल में जो है यहाँ पे बता रखा है मिलीमीटर, यानी कि 0.01 से लेकर 0.02 मिलीमीटर के लाखों कण होते हैं। इतने एरिया में भी बहुत सारे कण होते हैं, लाखों कण होते हैं। 10 लाख कणों के बादल में इसके मात्र 10वें भाग के बराबर जल या बर्फ के कण होते हैं। थोड़ा सा जल होगा, बाकी सारा धूल फैला होगा। बादलों को सामान्यतः
उनके रूप या आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बादल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक बादल नीचे होता है, एक बादल काफी ज्यादा ऊंचा होता है, तो नीचे वाले बादल ज्यादा बरसते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो है वर्षण कैसे होता है, वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में बताएं, यानी बारिश कैसे होती है वो बताना है। ठीक है, वर्षण क्या कह रहा है, तो वर्षण का मतलब हो गया यहाँ पे देखिए, जब, ठीक है, वर्षण यानी बारिश। तो देखिए वर्षण जब जल तरल, जब जल बिंदुओं यानी कि बिंदुओं या ठोस हिमकणों यानी कि जो ओले वगैरह देखा होगा आपने, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं वो के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। या तो बारिश के तौर, पानी के तौर पे गिरे, ड्रॉपलेट्स के तौर पे, या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पे गिरे तो हम उसको बोलते हैं वर्षण, उसे वर्षण कहते हैं। वायु में संघनन की सतत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल बिंदुओं या हिमकणों का भार अधिक व आकार बड़ा हो जाता है, तब वे वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते तो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लग जाते हैं। वो ऊपर से गिरेगा और पृथ्वी अपनी ओर और तेजी से खींच लेगी उसको, ये वर्षण कहलाता है। वर्षण के रूप क्या हैं, तो वर्षण के रूप, पृथ्वी पर वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे जल की बूंदों के रूप में, या तो पानी के बूंदों के रूप में, या हिमलव के रूप में हो गया, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जैसे वो नहीं गिरते, ओला गिरता है हम बोलते हैं, बर्फ गिर गई। ठोस बर्फ के तौर पे बड़ी कड़क उस पे, और ओला गिरता है कभी कभी एक साथ जल की बूंदों व ओले के रूप में। वर्षण का रूप अधिकांशतः संघनन की विधि व तापमान पर निर्भर करता है। वर्षण के अनेक रूप होते हैं, जैसे फुहार तथा वर्षा। देखिए सिंपल सी बात है, फुहार तथा वर्षा कई बार देखा होगा, बहुत झीनी झीनी बारिश होती है और पूरे दिन होती रहती है ना। देखिए तो जब समान आकार की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें जिनका व्यास 0.5 मिलीमीटर जो है से कम होता है धरातल पर गिरती है तो उसे फुहार, जैसे फुहार होता है, बिल्कुल ऐसे स्प्रे नहीं करते बाल पे या मान लो वैसे वाला टाइप का बारिश बोल रहा हूँ। जब जल की छोटी छोटी बूंदें गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। उसे ठीक हो गया। वो हिमपात क्या होता है, जब संघनन हिमांक बिंदु से -0 डिग्री से नीचे हो जाता है ऊपर ही, क्योंकि ऊपर का तापमान आपको पता होगा, क्षोभमंडल का ऊपर का तापमान बिल्कुल ठंडा होता है, बर्फ जम जाती है वहां पे, इसलिए मतलब काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो बोला जा रहा है कि जब संघनन हिमांक 0 डिग्री से नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडल आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है और ये छोटे छोटे हिमकण यानी छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो है मिलकर हिमलव बनाते हैं, जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। ऊपर से गिरते गिरते क्या हो जाएंगे, और ज्यादा ड्रॉपलेट इकट्ठा होते होते भारी बन जाएंगे और गिरेंगे। वर्षण के इस रूप को हिमपात यानी कि बर्फ गिरना कहा जाता है और पश्चिमी हिमालय और मध्य व उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होता है, यानी बर्फ हमेशा गिरती रहती है, ऊपर से धीरे धीरे गिरती रहती है। उसके बाद है सहीम वर्षा। सहीम वर्षा क्या होती है, तो सहीम वर्षा जमी हुई वर्षा होती है, और यानी जमी हुई वर्षा ये क्या है, यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी की बूंदें जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती हैं, और सामान्यतः यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रित रूप होती है। छोटी छोटी बर्फ की गोलियां गिरती हैं, देखा होगा आपने, छोटी छोटी बर्फ की गोलियां, क्योंकि वहां ठंडा होता है, काफी ज्यादा ठंडा हो गए वो क्या करता है, धीरे धीरे गिरता है तो वो घिस विस भी जाता है, वरना ऊपर जब रहता है तो बड़ा होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, छोटा सी गिर जाता है। कई बार देखोगे इतने बड़े बड़े ओले भी गिर जाते हैं, तो जब ठंड रहती है ज्यादा तो वो ओले घिसते नहीं है, वो जल्दी पटक जाते हैं नीचे। उसके बाद आता है ओलापात। ओलापात क्या होता है, ओलापात यानी नाम से पता चल रहा है कि जब बर्फ का टुकड़ा या छोटा गोला जिसका व्यास 5 से लेकर 50 मिलीमीटर तक होता है तब होता है अलग अलग या सम्मिलित होकर विभिन्न आकारों के पिंड के रूप में धरातल पर गिरता है। अलग अलग आकार, एक जैसा आकार नहीं होगा, अलग अलग आकारों पे। ओला पारदर्शी एवं पारभासी जो है बर्फ के अदल बदलकर बने सतह का बना होता है, तो ओलापात इसे कहा जाता है जब बर्फ के गोले बड़े बड़े गिरते हैं, ओलापात। और गोलापात और ओलापात। चलो उसके बाद आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए वर्षण वाला तो ये हो गया। उसके बाद आ रहा है अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में बोल रखा है, जैसे अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, जैसे
वाष्पीकरण तथा संघनन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें आपको एक चीज चार्ट दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। वाष्पीकरण और संघनन किसे कहते हैं, देखिए वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल गैसीय रूप धरातल धारण कर लेता है। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल गैसीय रूप, पानी था उसने क्या करा, जल वाला गैस वाला रूप धारण कर लिया, उसको वाष्पीकरण बोला। संघनन क्या होता है, पहले वाष्पीकरण पूरा पढ़ा था। वाष्पीकरण उस समय होता है जब किसी वायु का तापमान उष्मांक से अधिक होता है। मान लीजिए 0 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस है तो वहाँ गर्मी होगी, है ना, कम होगा तो बर्फ जमेगी, ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, उसको वाष्पीकरण बोल दिया। दूसरा संघनन में जलवाष्प, संघनन में क्या होता है, जलवाष्प, यही पानी के ड्रॉपलेट्स जलवाष्प छोटे छोटे कणों में या हिमकणों में बदल जाते हैं। जब ये संघनन होगा यानी ठंडा कर देगा उसको, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाएगा तो उसको संघनन बोला जाएगा। संघनन की प्रक्रिया उस समय होती है जब वायु का तापमान उष्मांक से कम होता है और नीचे गिर जाता है। जब 0 डिग्री से नीचे गिर जाता है ना तो तापमान कम हो गया, तो वहां संघनन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जब संघनन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हाई हाई हो जाएगी, यानी कि बर्फ जम जाएगी, ठंडा हो जाएगा और वो हीरोइन बन जाएगी। चलिए तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी में दे रखा है कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, तो वायु के किसी निश्चित आयतन में जलवाष्प की उपस्थित मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्राय प्रति घन मीटर 1 मीटर ऐसे इस तरीके से देखा जाएगा। तो 1 प्रति घन मीटर में नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, उसको मापना डायरेक्ट तौर पे निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। इसे प्रति घन मीटर में नापा जाएगा, इसको प्रति घन मीटर में नापा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता। पर एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता मतलब किसी निश्चित तापमान पर, यानी कि फिक्स एक तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, एक फिक्स, देखिए दोनों अलग अलग मैटर है, तापमान कितना है और वायु में जलवाष्प कितना है। अभी जलवाष्प कितना है उस वायु में, तापमान 30 डिग्री और वायु में जो वो है जलवाष्प वो 40% मान लो, ठीक है। तथा उसी तापमान पर उसी वायु की अधिक से अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस है और उस वायु में 40% जो है क्या है, 40% जलवाष्प है, और उसमें उसी तापमान पर वो अभी पेट नहीं भरा, इसका तो और ज्यादा कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है वो वायु, वो बताया जा रहा है। उसी तापमान में और ज्यादा बोला जा रहा है। देखिए मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर, यानी फिक्स तापमान है, फिक्स तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प कितना ज्यादा अभी कितना जलवाष्प है अभी वो, और तथा उसी तापमान पर, उसी 30 डिग्री सेल्सियस पर एग्जांपल के तौर पे उसी वायु की अधिक से अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितना और खा सकता है। मैंने 40% खाया था, मैं 50% और खा सकता हूं, तो उसको बोला जाएगा सापेक्ष आर्द्रता क्षमता। इसे प्रतिशत में मापा जाता है, इसको परसेंटेज में मापा जाएगा, इसको प्रति घन मीटर में मापा जाएगा जो है निरपेक्ष आर्द्रता को, सापेक्ष आर्द्रता को परसेंटेज में नापा जाएगा। और संतृप्त वायु क्या होती है, संतृप्त वायु, मैंने बोला ना 5 रोटी खाया हूं तो उससे ज्यादा नहीं खा सकता, मैं संतृप्त हो गया हूं, मैं फुलफिल हो गया हूं। जैसे संतृप्त वायु वह वायु है जो अपनी पूर्ण क्षमता 1 तक नमी धारण करती है, जितनी क्षमता उतना नमी धारण कर लिया। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 100 से ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, 100 ही खाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये संतृप्त वायु यानी कि फुलफिल इतने पे हो चुकी है, ये हमें याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे वर्षा तथा वर्षण में अंतर, इसी में दे रखा है। देखिए वर्षा और वर्षण में अंतर मैं आपको यही करवा देता हूँ। देखिए वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होता है, तो बोला जा रहा है वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होगा। देखिए
तो इसमें क्या दे रखा है कि जलवाष्प में लदी, पहले वर्षा बता दे रहा हूं, जलवाष्प में लदी हुई वायु ऊंची उठती है। याद रखिएगा, जलवाष्प में लदी हुई, देखिए वीडियो लंबी हो रही है, मैं भी आपके सामने नाच ही रहा हूं ना, पढ़ा ही रहा हूं ना, कोई ड्रामाबाजी तो नहीं कर रहा ना, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, समझना, पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए जरा, तो जलवाष्प में लदी हुई वायु ऊंची उठती है, याद रखिएगा, जलवाष्प में लदी हुई वायु ऊंची उठती है, ठंडी हो जाती है, इसके कारण जलवाष्प जल में बदल जाता है, यानी कि ये इवापोरेशन हुआ, जब ऊपर गया, ऊपर जब ठंडा मिल गया, ओए ऊपर ठंडा ठंडा मिल रहा है, तो ऊपर जब ठंडा मिल जाएगा तो वो पानी बन के नीचे आ जाएगा, बर्फ बन के नीचे आ सकता है। तो यह जल वायु में तैरता रहता है, जिसे बादल कहा जाता है, यही ओस जाकर ऊपर जमा हो जाती है, तो इसको बादल बोला जाता है। जब बादल वायुमंडल में ऊंचाई पर होते हैं तो उनके जलवाष्प कण, यानी कि जो पानी वाले कण हैं, वो संघनित होकर जलबूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इस गिरती हुई बूंदों को वर्षा कहते हैं। क्लियर है? वर्षण किसे कहते हैं? वर्षण देखिए क्या है, वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडे भागों से गुजरते हुए जल में बदल जाते हैं। जब यही ठंडा था और यही जलवाष्प जब नीचे उतरा और जब जल में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होने को वर्षण कहा जाएगा। जब वह किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर गिरता है, चाहे पानी में गिरे, पानी के तौर पे गिरे, या बर्फ के तौर पे गिरे, या डायनासोर के तौर पे गिरे, तो इसे वर्षण या वृष्टि कहते हैं। धरातल पर जल हिमपात के तौर पर, ओले के तौर पर, वर्षा के तौर पर हो सकता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जो है यहाँ पे वर्षण कहा जाता है। देखिए लाइट चली गई है, थोड़ा अब 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए उसके बाद आता है हमारा सहीम वर्षा। सहीम वर्षा और एक हो जाएगा इसमें संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, तो सहीम वर्षा किसे कहते हैं। देखिए सहीम वर्षा हिम वर्षा कहलाती है, यानी बर्फ वाली जो बारिश होती है ना, धड़ 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 से बर्फ ही बर्फ गिरती है, तो उसको हिम वर्षा यानी सहीम वर्षा कहते हैं। और सहीम वर्षा, हिम यानी बर्फ, यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत में पानी की बूंदें जमकर, याद रखिएगा, वायु की ठंडी परत यानी जो ठंडी ठंडी हवा होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, तो उसमें पानी की बूंदें जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती हैं। प्राय यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे बर्फ की गोलियों का मिश्रण रूप होती हैं। ये चीज़ पता चल गया। सहीम वर्षा किसे कहते हैं? बर्फ की छोटी छोटी गोलियां गिरती हैं, उसी हवा में ही नमी रहती है, इसकी वजह से ठंडक के कारण। ओलापात होता है। ओलापात क्या होता है? धरातल की ओर आती हुई जल की बूंदें कई बार वायुमंडल में ऐसे मार्ग से गुजरती हैं जहां तापमान कम होता है। बूंदें गिर रही हैं ऊपर से, जहां बीच में तापमान ऐसा आया, बहुत ज्यादा ठंडा तापमान हुआ और हिम के छोटे छोटे गोले बन गए, वही बूंदें जम गई तुरंत और पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और इन्हीं गोलों के गिरने को जो है ओलापात कहते हैं। जब ओला गिरेगा तो ओलापात। वैसे मैंने अभी पहले बता दिया था आप लोग को। उसके बाद आ रहा है संवहनीय वर्षा। ये क्या होता है? उष्णकटिबंधीय में, देखिए उष्णकटिबंधीय क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जैसे यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय इलाका हो गया, जहाँ पर डायरेक्ट आपकी सनलाइट पड़ती, पृथ्वी घूमेगी, तो इस हिस्से पे या इस हिस्से पे जब ये घूम के ऐसे आएगा तो इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी, तो बोला यार गर्मी पड़ेगी। तो उष्णकटिबंधीय में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने के से ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं पैदा होती हैं, यानी गर्म गर्म हवाएं पैदा होंगी, धड़ाधड़ धड़धड़। ये वायु धाराएं गर्म आर्द्र वायु को वायुमंडल में उच्च स्तरों तक उठा देती हैं। जब इस प्रकार की आर्द्र वायु का तापमान उष्णांक से नीचे लगातार गिरता है, यानी 0 डिग्री से यही गर्म हवाएं जब उठेंगी ना ऊपर, गर्म हवा हमेशा उठती है और ठंडी हवा बैठती है। गर्म हवा जब उठ रही है तो यही हवा जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे पहुंच जाता है तो बादल बन, तो यहाँ पे क्या हो जाए, उष्णांक से नीचे लगातार गिरता है तो बादल बनते हैं, और ये बादल बिजली की चमक व गरज के साथ वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में प्राय प्रतिदिन दोपहर, मैंने बताया था 2 बजे ज्यादातर इन जगहों पे बारिश होती, 2 PM पर डेली झमाझम बारिश होगी, क्योंकि गर्मी होगी, गर्मी पानी उड़ेगा, बारिश हो जाएगी, फिर उड़ेगा, ये चीज। तो इसमें ये दे रखा है
तो ये बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, इसमें पिक्चर भी दिखा दिया है आपको, ये चीज़ है। उसके बाद पर्वतवित वर्षा किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, पर्वतवित वर्षा किसे कहा जाता है। देखिए तो ये चीज़ है, पर्वतवित वर्षा में क्या बोला जाएगा, जब गर्म आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई, जैसे मान लीजिए ये हवा बह रही है और यहाँ पे एक पहाड़ है, मान लीजिए हवा बहती हुई जा रही है, क्या होगा देखिए जरा, जब गर्म आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी अवरोध उपस्थित करती है तो उन्हें बाध्य होकर ऊपर उठना पड़ता है। यही हवाएं यहाँ से उड़ती हुई गई, ओए मैं हवा बन के आई हूँ, फिर से यहाँ टकरा के ऊपर उठना पड़ेगा ना, तो जब ये ऊपर उठेगी ठंडी होगी, याद रखिएगा। तो ऊपर उठती हुई ये आर्द्र पवनें ठंडी होने लग जाती है, क्योंकि ऊपर ठंडा होता है, कभी देखना हिमालय बहुत बर्फ जमी होती है, तो ऊपर उठती हुई ठंडी होने लग जाती है। जब उनका तापमान उषांक से नीचे गिरता है तो इस प्रकार की वर्षा को पर्वतकृत जो है पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऊपर उठेगी तो बर्फ जमेगा, यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, फिर ये यहीं बरस देगी बारिश बन के। या तभी जब ये पवनें पर्वतीय श्रेणी को पार कर दूसरी ओर पवनभिमुख ढालों पर उतरती हैं तो गर्म हो जाती है। यहीं पे जब ये ऊपर ठंडी थी, यहाँ जब ये हवा नीचे उतरेंगी, यहाँ से सट के ऐसे जाएंगी ना, तो यहाँ जब ये नीचे उतरती है तो गर्म हो जाएगी हवा, चढ़ते हुए ठंडा, उतरते हुए गर्म। तो जब ये पवनें पर्वतीय श्रेणी को पार करके दूसरी तरफ ढालों पर उतरती हैं तो गर्म हो जाती हैं और बहुत कम वर्षा करती हैं, और पवनाभिमुख ढालों की ओर के क्षेत्रों में वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं। और भारत के मेघालय की बात करें, मेघालय प्रदेश की खासी पहाड़ी के जो है दक्षिणी सीमांत पर जो है स्थित जो है चेरापूंजी पर्वत वर्षा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि यहीं पर ये वाली वर्षा काफी ज्यादा होती है, पर्वत है ना वहां पे, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में वर्षण के प्रादेशिक तथा ऋतुवत वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्या कहलाता है देखिए जरा। तो बोला जा रहा है संसार में वर्षण के प्रादेशिक यानी प्रदेशों के हिसाब से भी जो है बारिशें काफी ज्यादा होती हैं, और ऋतुओं के हिसाब से भी। देखिए बोला जा रहा है वर्षण या प्रादेशिक वितरण, वर्षण की औसत वार्षिक मात्रा के आधार पर संसार में निम्न वर्षण प्रदेशों की पहचान की गई है। भारी वर्षण के प्रदेश, जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षण होता है। देखिए जिन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें विषुवतीय वर्ष, उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश शामिल है। यानी जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो भारी वर्षण वाले क्षेत्र हो गए जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वो हो गए। और एक मध्यम वर्षण के प्रदेश, यानी जिन प्रदेशों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही रहेगा। 200 वाले ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हुई है, 200 में कम मात्रा में बारिश हुई है। तो ये बोला जाता है कि और वे इस वर्ग में आते हैं, और ये प्रदेश अति वर्षण प्रदेश के साथ लगे हुए प्रदेश होते हैं। यानी ज़्यादा जहाँ बारिश होती है उसके साथ ही यहीं पे होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कम बारिश होगी, लगभग 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, पहले वाला 200 सेंटीमीटर तक था, ये हो जाएगा। तीसरा है कम वर्षणीय प्रदेश, यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर तक होगा, 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिशें होंगी यहाँ पे, तो इसको बोला जाएगा। ठीक है, अति अल्प वर्षण के प्रदेश, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा कम बारिश, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो इन प्रदेशों में उष्ण शीतोष्ण व शीत कटिबंधीय मरुस्थल, यानी जहाँ रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ बारिश भी कम होती है। ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है वर्षण का ऋतुवत वितरण, यानी ऋतुओं के हिसाब से भी बारिश कैसे होती है। देख लीजिए, संसार के भिन्न भागों में वर्षण के वितरण में पाए जाने वाले प्रादेशिक अंतर औसत वार्षिक वितरण पर आधारित है। इनमें मुख्यतः उन प्रदेशों के वर्षण के रूप का सही चित्रण नहीं होता जहां वर्षण की मात्रा में ऋतुवत अंतर एक सामान्य लक्षण है। यहाँ ऋतुओं के हिसाब से वर्षा होगी, जैसे उदाहरण के लिए मरुस्थलीय, याद रखिएगा ऋतुवत जो है वितरण क्या होता है। यहाँ मरुस्थलीय, क्या रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है? नहीं होती। अर्ध मरुस्थलीय या उपाद्र प्रदेश, यानी कि जो बिल्कुल वैसे ही इलाके हैं, सूखे हुए इलाके, वहाँ बारिश कम होती है। अतः संसार में वर्षण ऋतुवत
अंतरों, देखिए जहां ज्यादा पानी होगा वहां इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो बारिश होगी, तो ऐसे सूखे इलाकों में बारिश कम होती है। अंतरों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे विषुवतीय प्रदेशों तथा शीतोष्ण भूमियों के पश्चिमी भागों में वर्षण वर्ष भर होता रहता है, यानी इस जो विषुवत रेखा पर पड़ने वाले क्षेत्र हैं, देश हैं, वहां हमेशा वर्ष भर बारिश होती है। विषुवतीय क्षेत्रों, इसे विषुवतीय क्षेत्र बोलते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में जहां संवहनीय वर्षा होती रहती है, शीतोष्ण प्रदेशों में पछुआ पवनों द्वारा चक्रवातीय जो है पर्वतकृत वर्षा होती है। देखिए बादल बनता है ज्यादातर कहाँ पे, जहां समुद्री इलाके होते हैं, पानी जहां ज्यादा होता है, इवापोरेशन जहां ज्यादा होगा वहीं बारिश होगी। पर कुछ पछुआ पवनें आती हैं, बहा के उन बादलों को आगे ढकेल देती हैं, और जहां जाकर बादल इकट्ठा होते हैं फिर वहां बरसना शुरू करते हैं। तो संसार के लगभग 2% भागों में वर्षण केवल शीतकाल में होता है, यानी ठंडियों में बहुत कम बारिश होती है। और बोला जा रहा है इनमें संसार के भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा भारत का जो है कोरोमंडल तट शामिल है, और वायु दाब कटिबंधों जहां पे ज्यादा दाब पड़ता है वायु का, तथा भूमंडलीय पवनों के ऋतु के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकने से जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र तथा सामंती सममार्गी पवनों की उपस्थिति के कारण गर्मियों में वर्षा नहीं होती। या कई जगहों पे गर्मियों में भी वर्षा नहीं होती है, और बोला जा रहा है क्योंकि सन्मार्गी जो है पवनें महाद्वीपों के इन जो है पश्चिमी भागों में पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। कई बार हवाएं जो है बादलों को ढकेल कर आगे तक पहुंचा देती हैं, तो उस स्थान पर बारिश जो है कम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज हमें याद रखें। कुछ ऋतु वर्षण वितरण होता है, ये इसमें वो बता दिया। वर्षा के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्षा को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, तो मैंने बता दिया था आपको। नमी की आपूर्ति, अगर नमी रहेगी तो ज़्यादा बारिश होगी। पवनों की दिशा, जिस तरीके से हवा बह रही है, तो कई बार ऐसा होता है हवा जब तेज होती है तो बादल को भी ढकेल के आगे ले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ बारिश कम हो पाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे समझ लेना। महासागरीय धाराएं, अगर महासागरों की बात करें तो गर्म धाराओं के ऊपर ही वायु गर्म और आर्द्र होती है, अतः यह वर्षा करती है। यानी गर्म धाराएं जब रहेंगी तो पानी इवापोरेट बहुत ज्यादा होगा, जब इवापोरेट होगा तो पानी ज्यादा बरसेगा। तो इसके विपरीत ठंडी धाराओं के ऊपर वायु ठंडी और शुष्क होती है, इससे बहुत कम वर्षा होती है। जहाँ ठंडी धाराएं हैं वहाँ कम बारिश, जहाँ गर्म धाराएं वहाँ ज्यादा बारिश। गर्म होगा इवापोरेट होगा, बारिश हो जाए। पर्वतों की उपस्थिति, जहाँ पर्वत ज्यादा होंगे, ऊपर जहाँ ठंडा होगा तो वहाँ बारिश भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, है ना। नीचे से गर्म जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप पानी बन जाएगा, पानी बरस देगा। उसके बाद है वायुदाब पेटियां, यानी वायुदाब पेटियों का पवन पेटियों के, मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको वायुदाब पेटियां पढ़ाई थी, के साथ सीधा संबंध है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वर्षा के आकर्षित जो है करते हैं, और उच्च वायुदाब क्षेत्र वर्षा। देखिए निम्न वायुदाब जहाँ पर मान लीजिए क्या नाम है, निम्न वायुदाब में क्या होता है, हवा हल्की होती है। हवा हल्की होगी तो हवा उठेगी ऊपर और भाप बनकर उसी को ले जाएगी, गर्म हवा को, नमी को भी खींच के ले जाएगा ऊपर और जमा कर देगा, फिर वही ठंडा होकर वहाँ से बारिश बन के गिर जाएगा। तो इससे वर्षा का वितरण होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से चैप्टर। आपको देखिए जब आप इतना ही क्वेश्चन कर लोगे ना इस चैप्टर से तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ही एक बात बोल रहा हूँ, ये वाली वीडियो बहुत लंबी हुई है, आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि देखिए मैं आप लोग के सामने ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। वीडियो लंबी हो रही हैं तो इस वजह से होती है क्योंकि इनको डीप बताना पड़ता है। जब डीप नहीं बताऊंगा तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी आप लोग को। हवाबाजी करनी होती तो मैं भी कर सकता था, लेकिन नहीं करना ना, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा देना ताकि आप एग्जाम में जाकर अच्छे से लिख सको। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके 13 चैप्टर करवाऊंगा। अब थोड़ा सा इजी चैप्टर भी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।